दोस्तों, तो जब हम माइन लिंक करने लगे तो उसमें एक टेक्निकल चीज़ होती है कि अगर एक स्टिक होती है, माइन फील्ड के चारों तरफ तार लगाए जाते हैं, बारबोर्ड वायर लगाए जाते हैं, जिससे कि जब भी कोई वहाँ पे उस इलाके में आए तो पता रहे कि वहाँ पे माइन फील्ड है। और तार के साथ में एक लाल रंग का एक तिकोना पट्टी काट के लगा के जगह जगह लगाई जाती है, क्योंकि जब डिफेंसेस में ये तार लगा दिए जाते हैं बॉर्डर पे, तो हमारे जवानों को भी आगे जाना होता है बॉर्डर पे दुश्मन के इलाके में रिकॉनेसेंस करने के लिए। और दुश्मन के जवान भी जब हमले में आते हैं, हमला करने के लिए आते हैं, तो हम चाहते हैं कि एक ऑब्स्टिकल लगे, उसमें एंटी टैंक एंटी पर्सनल दोनों किस्म की माइन लगाई जाती हैं। तो जब ये ट्रेनिंग दी जाती है उसमें बताया जाता है कि रात के अंधेरे में अगर आपकी विंड लैशिंग स्टिक गिर जाए, जिससे कि तारों को टाइट किया जाता है लगाते समय, तो अब रात को उठाओगे तो हो सकता है कि किसी माइन के ऊपर या उसके ट्रिप वायर के ऊपर आपका हाथ पड़ जाए और आपको नुकसान हो जाए या आपके जवानों को नुकसान हो जाए। तो अगर वो स्टिक गिर जाती है देन यू कैन नॉट लिफ्ट इट, इफ यू लिफ्ट इट इट्स ए फॉल्ट। तो सिखलाया जाता है कि इस ये सामान को संभाल के रखो। तो जब हम इस कंपटीशन में कर रहे थे तो एक हमारा जवान था जिसका काम था उस तारों को टाइट करना, उसके हाथ से वो स्टिक गिर गई। अब एक छोटा सा 20-21 साल का लड़का, उसके हाथ से वो स्टिक गिर गई और ये बड़ा दृश्य, ऐसा इमोशनल दृश्य बन गया हम सब के लिए कि अगर वो स्टिक को उठाता है तो टीम के नंबर कटते हैं, अगर वो स्टिक को नहीं उठाता है तो तार टाइट नहीं कर पाएगा, उसमें इसको टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन हम सब हैरान रह गए जब इस 20-21 साल के लड़के ने, महेंद्र सिंह नाम था, आई स्टिल रिमेंबर, और वो नागौर डिस्ट्रिक्ट से आता था राजस्थान के, उसने अपने हाथों से बिना कोई ग्लव पहने हुए और कांटे के तार को उसने कसा। तो एक तरफ से वो तार कसता जा रहा था और दूसरी तरफ से उसके हाथ से खून निकलता जा रहा था, लेकिन बिना शिकन के उसने उसको कसा और वो वादा पूरा किया उसने टीम का, जो मैंने उनसे कहा था कि भाई तुम अपनी तरफ से फर्स्ट आओ, मैं अपनी तरफ से फर्स्ट आऊँ। और हमने 12-13 दिन की तैयारी के बाद में सब हैरान रह गए कि किस प्रकार से यही टीम जो पिछले साल 4 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद भी 8वें नंबर पर पहुंची 9 टीमों में, और इस बार 12-14 दिन की ट्रेनिंग में ही पहले नंबर पे आ गई। तो ये सब हैरान रह गए, मैं खुद हैरान रह गया, क्योंकि मुझे खुद भी इतनी उम्मीद नहीं थी जब हमने शुरुआत की थी कि ये लड़के इस प्रकार से कर पाएंगे। लेकिन ये सब चीज़ें होती हैं मोटिवेशन के तौर पर। दोस्त, अगर मोटिवेशन आप एक तरीके से अपनी टीम का अच्छी प्रकार से कर सकें, लोगों को पता लग जाए कि टीम का हर आदमी अच्छी प्रकार से काम कर रहा है और एक गोल की तरफ काम कर रहा है, तो काम बहुत आसान हो जाता है और मुश्किल से मुश्किल काम बहुत आसान हो जाते हैं। और ये एक उदाहरण था कि टीम भावना का। एक और आपके साथ में अपना वाकया शेयर करूंगा, जहां पर एक जवान की मानसिक स्थिति जब एक्चुअल ऑपरेशन में सामने दुश्मन होता है, बंदूक में गोली है, तो क्या होता है, ऐसी बात करेंगे इस गाने के बाद में। तो दोस्तों, जब मैं टीम भावना की बात कर रहा था, एक हमारा बड़ा अच्छा पहलवान हुआ करता था जो अखाड़े के अंदर अपने से बड़े पहलवान को भी मात देने में माहिर था और हमेशा बॉक्सिंग भी करता था, रेसलिंग भी करता था और हमेशा अपनी बाउट जीतता था, हमेशा गोल्ड मेडल लेता था। जब हम एक्चुअल ऑपरेशंस में गए तो ये सब आपको लगता है कि बहुत आसान होता है, लेकिन सबसे मुश्किल काम होता है दूसरे इंसान की जान लेना, अगर आप प्रोफेशनल क्रिमिनल ना हो तो। और हमारे साथ एक ऐसी स्थिति आई कि ये जवान, आतंकवादी के लिए हमने एम्बुश लगाया और जब वो वहाँ पे आए, इसके पास में ऐसी स्थिति थी कि इसके चैम्बर के अंदर राउंड था, सिर्फ ट्रिगर दबाना था। और सर्दी के इलाके में 10,000-12,000 की ऊंची पहाड़ियों के ऊपर हम लगे हुए थे सर्दी में कश्मीर के अंदर, और इस जवान को पसीना आ गया वो ट्रिगर दबाने में, ट्रिगर दबा नहीं पाया, उससे पहले आतंकवादी निकल गया। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ये सोचना पड़ेगा, मतलब बहुत आसान काम नहीं होता है कि हाँ ठीक है मैं उसको मार दूंगा, ये मार दूंगा, कहना बहुत आसान, बार के ऊपर बैठ के तो बहुत सारी बातें हो जाती हैं। लेकिन जब एक्चुअल में आप इस काम को कर रहे होते हो, आप 3-4 हज़ार फीट की ऊंची पे या 5,000 फीट की ऊंचाई पे आपका बेस है, आप ऊंचे पे 8-10 हज़ार की फीट 3-4 हज़ार फीट ऊपर चढ़ के पूरी रात सर्दी के मौसम में सर्दी से बचने के कपड़े पहन के जाते हो और सुबह 4 बजे तक पहुंच के वहाँ पे एम्बुश लगाते हो और 10 बजे तक वहाँ बैठे रहते हो बिना हिले, पत्ता तक नहीं हिलना चाहिए, क्योंकि अगर हिल गए तो आपकी स्थिति का वहाँ पे पता लग जाएगा और पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी, आपकी नहीं पूरी आपकी टीम की। और जब आप इतना चढ़ के जाते हो तो अंदर आपके बनियान, अंडरगारमेंट सब गीले होते हैं
और फिर माइनस टेम्परेचर में जब आपको फ्रीजिंग तरीके में आप बैठते हो और जब अचानक दुश्मन सामने आता है तो किस फुर्ती के साथ में उस जवान को गोली चलानी होती है या उसको एम्बुश करना होता है या पकड़ के दौड़ के मार पीट जो कुछ करना होता है, उसके लिए एक बहुत बड़ा जिगर चाहिए, एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है और इस प्रकार से उनको ट्रेन किया जाता है। बावजूद इसके किसी भी इंसान की जान लेना इतना आसान काम नहीं होता है। दोस्तों, मरीन ड्राइव प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। ब्रेक के बाद में हम हाजिर हैं आपके लिए खूबसूरत से गाने और भारतीय सेना का कुछ अनुभव आपके साथ शेयर करने के लिए। भारतीय सेना के इतिहास से हम पन्ने लेके आते हैं। आपको जैसा मालूम है कि आज से तकरीबन 40 साल पहले सन 71 में इस वक्त भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना के बीच में घमासान लड़ाई चल रही थी और एक लड़ाई उस समय 12 दिसंबर को लड़ी गई थी, 12 से 16 दिसंबर तक शकरगढ़ के इलाके में। और आज जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं देवानंद साहब के ऊपर, देवानंद साहब का जन्म भी गुरदासपुर ज़िले की शकरगढ़ तहसील में हुआ था। तो देखिए क्या इत्तेफाक की बात है कि इस दिन आज हम जब उनके नाम पे प्रोग्राम कर रहे हैं और उनकी याद में प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उसी टाइम पे भारतीय सेना की लड़ाई लड़ रही थी शकरगढ़ के इलाके में। ये लड़ाई की बातें हम अगले प्रोग्राम में करेंगे। आज थोड़ा सा अनुभव वैसे जो किताबों में इंटरनेट पे नहीं मिलता है उस अनुभव को हम शेयर कर रहे हैं। बहुत मुश्किल होता है एक फ़ौजी अफसर का जो काम होता है अपने जवानों से वो काम करवाना जो उनके दिल में है, दिमाग में है। सबसे बड़ी जो परेशानी होती है वो ये होती है कि किस प्रकार से जो चीज़ आपके दिमाग में है, जो प्लान आपने कंसीव किया है अपने दिमाग में, और उसको ग्राउंड पे किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाए जिस तरीके से आप चाहते हैं। तो सबसे बड़ा उसमें चैलेंज होता है उसको कम्युनिकेशन किस प्रकार से किया जाए। कई बार क्या होता है कि अगर गलत कम्युनिकेशन हो जाए तो बात उल्टी हो जाती है। तो कम्युनिकेशन कई बार लोग सिंपल कम्युनिकेशन के चक्कर में वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ऐसा एक किस्सा हमारे यहाँ भी हुआ। तो हम बात कर रहे थे, हमारे दौलत साहब ने, हवलदार दौलत साहब होते थे हमारे सेक्शन के, रेजिमेंटल पुलिस के इंचार्ज होते हैं। एक रेजिमेंटल पुलिस होती है 10 लोगों की हर एक इन्फेंट्री बटालियन में, जिनका काम पुलिस ड्यूटीज़ करना होता है बेसिकली। वो निगरानी रखते हैं अपने जवानों के ऊपर कि ये उल्टी सीधी जगह तो नहीं जा रहे हैं। बटालियन के अंदर जो भी कोई अंदर घुसता है उसको रेजिमेंटल पुलिस के थ्रू जाना पड़ता है। पुलिस वाले उसको नोट करते हैं उसको, और उसके लिए कोई ऐसा नहीं अलग से ड्रेस होती है, वही जवान होते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है उसके लिए, और बदली होती रहती है। ऐसा नहीं कि वो परमानेंट उसमें पुलिस में पहुंच गए हो। उसका नाम रेजिमेंटल पुलिस है, उसको आरपी सेक्शन बोलते हैं। तो दौलत साहब उसके इंचार्ज थे, तो उन्होंने उसको पकड़ दिया कि भैया तुम यहाँ पे क्यों चक्कर काट रहे हो। नाउ दिस मैन वाज टॉकिंग इन इंग्लिश एंड दौलत सिंह डिड नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश। तो कम्युनिकेशन की फिर प्रॉब्लम हो गई। अब उसने बहुत कहा कि मैं डीसी हूँ। डीसी बोला कि ठीक है तू डीसी होगा, जो भी होगा, पर तू बैठ जाए, पहले मेरे सवाल का कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है। So there was a communication gap. But Daulat Singh had a unique way of finding out कि बंदा हॉस्टाइल है, टेररिस्ट है कि नहीं है। क्योंकि नागालैंड में जो टेररिस्ट लोग हैं कोई ऐसे सड़कों पे तो चलते नहीं है, जंगलों से आना पड़ता है। उस टाइम पे मैं बात कर रहा हूँ 74-75 में, जब इंसर्जेंसी वहाँ पे पीक पे थी। तो जब जंगलों से आप चलते हो तो वहाँ पे कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं, सेकेंडरी फॉरेस्ट हैं नागालैंड के अंदर। तो आप चाहे जितना मर्जी पगडंडी से चलो, लेकिन थोड़े बहुत कांटे या खरांच आपके पैरों के ऊपर, पिंडलियों पे, खासतौर से घुटने के नीचे तक आपके वो आ जाती है। तो दौलत सिंह ने बोला कि ठीक है उतारो जनाब, जूते उतारें अपनी पतलून जरा थोड़ी ऊपर चढ़ाएं। तो राज कपूर साहब की स्टाइल में उनकी पतलून उन्होंने करा दी थोड़ी और घुटने तक, और देखा तो उस पर कोई खरोंच नहीं थी। तो अब ये बेचारे शक में पड़ गए कि यार कहीं ऐसा तो नहीं मैंने गलत इंसान को पकड़ लिया, क्योंकि इसके पैरों पे तो कोई खरोंच नहीं है, तो आतंकवादी तो ये नहीं हो सकता। लेकिन वो छोड़ना भी नहीं चाहते थे क्योंकि सस्पिशन था। तो उन्होंने ऑब्वियसली डीसी साहब को नाराज़ होने की बात ही थी कि उनको अननेसेसरी हरास किया जा रहा था बेचारों को। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मेरे को अपने कर्नल साहब से मिलाओ। उस समय तुम कर्नल शर्न को छोड़ो यार, तुम मेरे कप्तान से मिल लो, वही काफ़ी है। तो उन्होंने उनको बुलाया और ठीक है मैं वो बोला बुलाओ कप्तान साहब। बोले बुलाना कुछ नहीं है, तुम यहाँ पे चलो अभी। तो उनको बेचारे को पकड़ के ले गए वो। एंड बाद में ऑफ कोर्स जो कैप्टन साहब थे, एडजुटेंट साहब थे, उन्होंने अपोलोजाइज किया डीसी साहब को फॉर इनकन्वीनियंस। बट क्या होता है कि सवाल ये था कि कई बार हम लोग, आप एयरपोर्ट सिक्योरिटी पे आपकी जब निगरानी की जाती है, आपको कई बार हम उसको गलत ले लेते हैं, क्योंकि जो लोग इस काम को करते हैं उनका काम बहुत मुश्किल है। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू फाइंड आउट कि कौन असली है, कौन नकली है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है।